यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो कुछ न कुछ कमाई करता है, अर्निंग करता है, कमाई करता है, आमदनी करता है। ठीक है, आमदनी करता है। आमदनी इसलिए करता है क्योंकि उनको कुछ चीजें चाहिए जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, जीवन को जीने के लिए। उनको रोटी, कपड़ा, रहने के लिए छत, शिक्षा और कम से कम स्वास्थ्य, ये 5 चीजें जो है जरूरी है। इसके लिए उनको खर्च करना पड़ता है। जो लोग 100 रुपया कमाते हैं और 100 रुपया ही खर्च कर लेते हैं, वो अपने लाइफ में 0 सेविंग करता है, सेविंग नहीं कर पाता है। पर जो लोग 100 रुपया कमा के 80 रुपया खर्च कर लेता है, वो 20 रुपया बचा लेता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं 100 रुपया कमाते 120 रुपया खर्च कर लेते हैं और 20 रुपया सेविंग नहीं, वो लोन हो जाता है उसके ऊपर। आप किस कैटेगरी में, हम लोग किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? अगर हम लोग इस कैटेगरी में पढ़ते हैं तो बहुत गड़बड़ है। हम लोग को इस कैटेगरी में आना चाहिए, अर्थात हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 80 रुपया खर्च कर सकते हैं। प्रेजेंट है तो फ्यूचर भी तो है। ठीक है, 80 रुपया खर्च कर लीजिए प्रेजेंट को बनाने के लिए, फ्यूचर भी तो है। फ्यूचर के लिए हम लोग 20 रुपया बचा लें। तो जैसे ही हम 20 रुपया सेविंग करते हैं, और मेरा प्रश्न ये है, ये आप सेविंग जो करते हैं, जिसको हम लोग बचत कहते हैं, वो जो 20 रुपया आप बचा लिए, इसको कहां खर्च करेंगे? देखिए, वो सेविंग बहुत जरूरी है। जो लोग लाइफ में सेविंग नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब बात होता है सर, हमारा कमाई ही कम है तो कैसे सेविंग करें? कमाई कम है। हम ऐसे कई सारे लोग को देखे हैं कि दिन भर में तो 4-5 तो रजनीगंधा खा जाते हैं, गुटखा खा जाते हैं। एक मेरा दोस्त का दुकान है, होली में गए तो वहां पे एक दारू का दाम था लगभग 10,000 रुपया। मेरा दिमाग खराब हो गया। तो बहुत सारे फजूल खर्च है जिसको हम लोग काट सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं। हम लोग होटल में जाके खाना खाते हैं, मीट मछली खाते हैं। एक तो खाना नहीं चाहिए, अगर खाते भी हैं तो होटल में खाते हैं, कितना महंगा पड़ता है। उसको अगर घर में ले आए कितना सस्ता में हो जाएगा। तो फजूल खर्च, इस पे हम लोग दूसरा वीडियो में बात करेंगे। फजूल खर्च को हम काट सकते हैं और इनकम को बढ़ा सकते हैं। सेविंग करने का 2 ही तरीका है, इनकम को ग्रोथ करेंगे, खर्च को रिड्यूस करेंगे। खर्च को कम करेंगे, इनकम को ग्रोथ करेंगे। तो सर हम रोटी खाना छोड़ दें? नहीं, खाना नहीं छोड़ना है, पर होटल का बर्गर पिज्जा छोड़ना है। कपड़ा नहीं लगाना छोड़ना है, पर वो शोरूम में जाकर जो आप खरीद करते हैं, अगर पैसा नहीं है उसकी बात है। इसका मतलब मैं नहीं कहता हूं कि आप रेमंड का सूट नहीं लगाइए, सियाराम का सूट नहीं लगाइए, बीमल का सूट नहीं लगाइए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। अगर पर नहीं है तो आप उन कपड़ों को खरीदें जो आपको शरीर में अच्छा हो, दाम कम हो, देखने में भी अच्छा हो, वो कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि घर बनाए तो बिल्डिंग ही बनाए, टाइल्स मार्बल्स ही लगाए। वो अनुत्पादक क्षेत्र है। हम लोग लोन ले लेके बहुत बड़े बड़े घर बना लेते हैं और फंस जाते हैं। तो खर्च को कटौती कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो जरूरी नहीं है कि हमको बहुत बड़े स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाएं। मैं खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया हूं और सब लोग स्कॉलरशिप में पढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बड़े स्कूल में पढ़ाने से ही वो अच्छे हो जाएंगे। आप यहाँ पे भी उनको अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। वहां पे स्वास्थ्य की बात करें तो हम लोग हॉस्पिटल का बिल भरते भरते हैरान है, पर खुद पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्या खाने से, कैसा रहने से, योग प्राणायाम ध्यान करने से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और डॉक्टर को बिल तीरने से हम लोग बच सकते हैं। फजूल खर्च, इसको हम लोग फजूल खर्च कहते हैं। तो अगर यहाँ पे दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा चिंतन मनन किया जाए तो कम में हम अपना लाइफ बना सकते हैं। सेविंग जरूरी है। सेविंग इसलिए जरूरी है मेरे दोस्त। सेविंग क्यों जरूरी है? देखिए, तो आपके लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, थ्योरी से ज्यादा। हम सबके लाइफ में कब कब पैसों की जरूरत पड़ता है जिसके बारे में हम सोचे नहीं है। अचानक हम लोग बीमार पड़ जाए, कितना पैसा लगेगा हम लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है।
इसीलिए सेविंग की जरूरत पड़ता है। अचानक जगह खरीद करना हो, घर बनाना हो, तो बहुत मोटे रकम की जरूरत पड़ती है। आप एक बार तो मोटे रकम कमा नहीं सकते। एक ही बार कौन ऐसा काम करेंगे कि एक के बार 20 लाख कमा लेंगे, 10 लाख कमा लेंगे? आपका कमाई तो थोड़े थोड़े होगा, थोड़े थोड़े करके होगा। देखिए, कल जाके बच्चों को उच्च शिक्षा देना है तो भी बहुत सारे रकम की जरूरत पड़ेगी। घर में बच्ची हैं, उनकी शादी करनी है तो भी बहुत सारे रकम की जरूरत पड़ेगी। पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो ऐसे ऐसे समय में हम लोग को रकम की जरूरत पड़ता है और फ्यूचर में पड़ेगा। ये कहां से लाएंगे? अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आराम से जिंदगी जी रहे हैं, जितना कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, सेविंग के नाम पे जीरो, और जैसे ही बीमार पड़ा लोन लेते हैं। बच्चों को पढ़ाना पड़े लोन लेते हैं, शादी करना पड़े लोन लेते हैं। और आज की अवस्था क्या है? बैंक लोन देने से मना कर रही है। जो लोन दिया गया उसमें भी हाई इंटरेस्ट रेट ऊपर से कसा जा रहा है। जो लोग 8% में बैंक से लोन लिया था, आज वो बढ़ के 16%, 15% हो चुका है, कहीं 18% हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों, टाइम पे ध्यान दे, समय पे ध्यान दे, मैनेजमेंट पे ध्यान दे। मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रबंध करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि अगर आपके कमाई से जो बचत होता है 20%, उसमें से आप सेविंग करें। अब बात आती है कहां सेविंग करें, कहां सेविंग करें? तो सेविंग आप दो जगह कर सकते हैं। जो आपने 100 रुपया कमाया, 80 रुपया खा गए प्रेजेंट को बनाने के लिए और 20 रुपया फ्यूचर को बचाने। एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपकी कमाई 20,000 रुपया पर मंथ है, प्रति महीना, छोटा अमाउंट से शुरू करते हैं, और इसका आप 80%, 80%, 20,000 प्रति महीना कमाते हैं, 80% अर्थात 16,000, 16,000 रुपया आप प्रेजेंट में खर्च कर दिए, तो आपका सेविंग कितना होगा? 4,000 सेविंग होगा। ये 4,000 आप कहां सेव करेंगे? मेरे ख्याल से ये 4,000 रुपया आप कहां सेव करेंगे? आप सोचिए। आपको सेविंग करने की कुछ जगह है। पहले के लोग कहीं पे बैंक में, मिट्टी के बैंक में करते थे, पेटी में रखते थे। वो आज के डेट में फेलियर है, क्योंकि वो बढ़ेगी नहीं और उसमें आपको नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकता है और किसी भी वजह से वो नुकसान हो सकता है। तो दो जगह खास करके हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। एक बैंक और वित्तीय संस्था में सेव कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग बीमा में सेव कर सकते हैं। देखिए, बैंक और वित्तीय संस्था में सेविंग करना और बीमा में सेविंग करना दोनों सुरक्षित है, पर दोनों का मेजर फैक्टर अलग अलग है। देखिए, बैंक व्यापारी के हिसाब से बना है। जैसे आप बैंक में पैसा सेविंग करते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, एटीएम के माध्यम से, चेक बुक के माध्यम से आप अपने सेविंग को निकाल सकते हैं। आप देखिए, जिन लोगों ने बैंक में खाता खोल के, वित्तीय संस्था में खाता खोल के पैसा सेविंग किया है, क्या उनका सेविंग रहा है? नहीं रहा है। हाँ, एफडी किया है तो है, वो भी एक ठीक, आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए एफडी नहीं होगा, वो व्यापारी के हिसाब से है, वो आप चलाने के हिसाब से है। आप जमा करेंगे, निकालेंगे, फिर अपना कारोबार करेंगे, फिर जमा करेंगे, इस तरह चलते रहता है और कभी भी आपको बैंक में पैसा सेविंग नहीं हो पाता है, लॉन्ग सेविंग।
पर बीमा कंपनी में अगर सेविंग करते हैं तो लॉन्ग सेविंग होता है, क्योंकि इसमें एटीएम कार्ड नहीं है, चेक बुक नहीं है कि आपने आज पैसा रखा, आज 10 बजे रखा और कल सुबह 10 बजे निकाल लिया, वो फैसिलिटी इसमें नहीं है। इसीलिए सेविंग के हिसाब से इसमें सेविंग हो जाता है और इसमें सेविंग नहीं हो पाता है। एक जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि एक गलत है, ये इसका अलग फैक्टर है। मैंने कहा ना ये जो आपके इंडस्ट्रीज है, ट्रेड है, इसको प्रमोट करने के लिए बैंक वित्तीय संस्था को खोला गया है, ताकि इसे आप लोन ले सके, अपना कारोबार को बढ़ा सके। है ये बैंक व्यापार और उद्योग को सपोर्ट करने के लिए बैंक वित्तीय संस्था एक्सिलरी के रूप में आता है, मतलब सहायक व्यवसाय के रूप में आता है। बीमा अलग चीज है। आज हम लोग जानेंगे दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अब वो जो 4,000 रुपया वो व्यक्ति बचाया था, कितना कमा रहा था? 20,000। 16,000 वो खर्च कर लिया प्रेजेंट में और 4,000 रुपया वो सेविंग कर लिया था। वो 4,000 रुपये में अगर वो यहां पे भी अकाउंट खोल के जमा कर सकता है और यहां पर भी अकाउंट खोल के जमा कर सकता है, खाता खोल के जमा कर सकता है पर मंथ, तो 4,000 रुपया का एक साल में लगभग 12 चौका 48, थोड़ा उसको 50 ले लेते हैं, प्रति वर्ष 50,000 रुपया इसमें जमा करता है। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में वो 50,000 रुपया बैंक वित्तीय संस्था में जमा कर लिया और बीमा में भी वो फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपया जमा कर लिया। हो सकता है 4,000 रुपया पर मंथ बचा रहा है, 16,000 रुपया प्रेजेंट में वो खा गया या खर्च कर लिया, वो ठीक है, और वो 50,000 रुपया बीमा कंपनी में रखता है। तो 50,000 रुपया जब बीमा कंपनी में रखता है तो क्या होगा उसको? यहां पर भी सेविंग हो गया, यहां पर भी सेविंग भी हुआ। नेक्स्ट ईयर जब सेविंग की बात आएगी, अब चलिए सेकेंड ईयर की बात करते हैं, दूसरे वर्ष में सेविंग की जब बात आएगी तो यहां से आपके पास कोई कॉल नहीं जाएगा कि सर भैया आप एक खाता खोले हुए हैं, उसमें आपको 50,000 रुपया जमा करना है। पर यहां पर आपको कॉल जाएगा, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा कि सर आपका सेविंग आप कर लीजिए, आपका किस्त का टाइम आ गया है। यहां से भी जाएगा, पर कर्जा लिए हैं तो यहां से फोन जाएगा, सेविंग के लिए कोई फोन नहीं जाएगा, पर यहां से सेविंग के लिए फोन जाएगा। जो एजेंट आपका बीमा किया है वो भी आपको कहेगा कि भैया एक साल तो आप जमा कर दिए, दूसरे साल का किस्ता यहां पे आ चुका है, और इसीलिए इसको फोर्स सेविंग कहा जाता है। और इसी तरह दूसरे साल में जैसे ही यहां पे कॉल जाएगा, यहां पे कॉल नहीं जाएगा तो यहां सेविंग होने का संभावना कम हो जाता है और यहां फिर दूसरे साल आप सेविंग करते हैं तो आपका कितना सेविंग हो गया? 1 लाख सेविंग हो गया। इस तरह से हम एक अवधि ले लेते हैं, मान लीजिए 20 वर्ष का एक अकाउंट खोलते हैं, हम 20 वर्ष हम सेविंग करेंगे, हम 20 वर्ष सेविंग करेंगे, इस हिसाब से 20 वर्ष हम सेविंग करेंगे। एक उदाहरण में देख के आज मैं आपको बता रहा हूं। तो 20, फिर थर्ड ईयर में भी यहां से कोई कॉल नहीं जाएगा, पर यहां पे थर्ड ईयर में भी आपको कॉल जाएगा, तो फिर 50,000 रुपया आप जमा करेंगे। इस तरह आप जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, और इसमें जमा होगा या नहीं होगा आप सोच लीजिए। अब आप सीरियस हैं तो जमा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह करके हम 20th ईयर 20वें वर्ष तक जाएंगे। इसमें भी हम लोग 20वें वर्ष तक हम लोग सेविंग करेंगे। तो 20 वर्ष में कितना सेविंग हो जाएगा? 10 लाख। यहां भी हम लोग 10 लाख सेविंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूं, बैंक वित्तीय संस्था में भी आपका अमाउंट सुरक्षित है। अगर अभी तत्काल सहकारी को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्र बैंक इसका प्रमुख है, राष्ट्र बैंक इसका नियमन अनुगमन करता है, और यहां पे बीमा समिति
अभी बीमा प्राधिकरण में तब्दील हो चुकी है। तो बीमा प्राधिकरण जो है बीमा प्राधिकरण इसको अभी नियमन अनुगमन कर रही है। दोनों में पैसा सुरक्षित है। तो वो व्यक्ति को अगर घातक रोग लग जाता है, जैसे किडनी फेलियर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, पैरालिसिस हो गया, पार्किंसंस हो गया, कैंसर हो गया, तो वो तो अब नहीं कमा पाएगा। तो ये सेविंग कर पाएगा क्या, आप बताइए। तो मान लीजिए तीसरे साल के बाद जाकर के उसको कैंसर हो जाता है, अब बताइए वो सेविंग कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। मान लीजिए इसमें भी 3 साल वो पैसा जमा किया है, उदाहरण लेते हैं हम, तो ये बैंक उसको कितना रुपया कहेगा, भाई आप आओ, आप अपना 1.5 लाख रुपया लेके जाओ, इसमें जो ब्याज बनता है वो लेके जाओ, आप अपना इलाज कराओ। पर अगर आप इंश्योरेंस में कराए हैं, आप क्रिटिकल इलनेस का टर्म राइडर भी लिए हुए हैं, तो वहां पे आपको 10 लाख रुपए इलाज कराने के लिए दिए जाएंगे। बहुत बड़ी राहत हुई आपको। कोई बंदा है वो पर साल 50,000 रुपया जमा करता है, तो पहला फर्स्ट ईयर में वो 50,000 रुपया सेविंग किया, दूसरे ईयर में 50,000 सेविंग किया, यहां भी इसमें भी फर्स्ट ईयर में 50,000 सेविंग किया, दूसरे ईयर में भी 50,000 सेविंग किया, और यहां पे आके वो आदमी जो है वो किसी वजह से इस संसार से अलविदा हो जाता है, ये संसार से चला जाता है। तो आप बताइए क्या होगा। जब ये चला जाएगा तो बैंक या वित्तीय संस्था जहां पैसा जमा करता था वहां से कितने रुपए उनको मिलेंगे, आप बता सकते हैं। उनको मिलेंगे 1 लाख रुपए, और प्लस उसका ब्याज, जो भी ब्याज बनता है वो ब्याज मिलेगा। और आप क्या जानते हैं बीमा में उनको कितना पैसा मिलेगा, ये जानना जरूरी है। जानिए और जान के आप डिसीजन लीजिए। इसमें उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे, और 10 लाख, और उनमें इसमें उनको ब्याज किसका मिलता था, इसका मिलेगा। पर जानते हैं इनमें उनका इसका बोनस नहीं मिलेगा, 10 लाख का बोनस मिलेगा। 10 लाख के जो बोनस है 2 साल का, वो 10 लाख के बोनस आएगा 2 साल का, 2 वर्ष का। जो ऐसे समझ लीजिए 10 लाख रुपया भी मिलेगा आपको, और जो जमा किए हैं वो रकम बोनस के रूप में आपको मिल जाएगा। बताइए, एक फर्क है, बुनियादी फर्क है इंश्योरेंस में और दूसरे वित्तीय संस्था में। अब मान लीजिए वो आदमी बीमार नहीं हुआ, नॉर्मल डेथ नहीं हुआ, वो दुर्घटना से मर जाता है, बाइक से दुर्घटना हो गया, छत से गिर गया, किसी भी वजह से वो दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में उनको कितना पैसा मिलेगा, इसमें उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और इसका ब्याज मिलेगा उसको। क्लियर। पर बीमा कंपनी में उनको 1 लाख नहीं, 10 लाख, 10 लाख भी नहीं, उनको मिलेंगे 20 लाख रुपए, और बोनस। कितने साल का बोनस, 2 साल का बोनस। यहां पे कितने साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज। पर कितने का ब्याज, 1 लाख का ब्याज। यहां पर भी मिलेगा बोनस, कितने साल का, 2 साल का। पर कितने का बोनस, 10 लाख का बोनस। हम लोग ब्याज की बात करते हैं। यहां पे एक बार आप सुन लीजिए, कोई आदमी 50,000 रुपया बैंक में रखता है, तो 1 साल में अगर उसको 12% भी ब्याज दिया जाए तो कितना होगा, 6,000 होगा कि नहीं, 6,000 होगा ना जी। अच्छा, पर ये 50,000 1 साल का बोनस जानते हैं इनको कितना मिलेगा, 50 रुपया भी बोनस अगर दे तो 10 लाख का 1 साल का 50,000 वो सेविंग किया, और 50,000 बोनस के रूप में उसको मिल गया। बताइए, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 50,000 रुपए किसी बैंक या वित्तीय संस्था में आप जमा किए हैं, तो उसमें आपको 12% भी ब्याज, जो कि अधिकतम ब्याज है, फिक्स डिपॉजिट में होता है। सेविंग में तो 6, 7, 9%, अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो 6,000 रुपया हुआ। पर यहां पे 50,000 जमा करके 50,000 रुपया आपको बोनस दिया जा रहा है। क्या ये बात आपको मालूम थी?
अगर थी तो ठीक है, नहीं तो आप मालूम कर लीजिए। इसीलिए बीमा जरूरी बन जाता है। तो ये तो तीसरा फायदा हुआ। आपको 1 लाख रुपए की जरूरत हो गया, अचानक 50,000 रुपए की जरूरत है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। आप यहां से 1 लाख रुपया निकालने जाएंगे तो कहेगा भैया ये जो आपका सेविंग है वो लेके जाइए, आप निकाल लीजिए। जैसे ही सेविंग निकालेंगे आपका प्रिंसिपल घट जाएगा और आपका जो बैलेंस जो है कम हो जाएगा। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो आपका इंश्योरेंस टर्म्स है वो चलता रहेगा और आपको 1 लाख रुपया क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में 3 साल के बाद, पहले 2 साल के बाद मिलता था, 3 साल सरकार ने लगा दिया है, तो 3 साल के बाद आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा। 1 लाख रुपया आप अगर कहीं दूसरे जगह से लेते हैं लोन के तौर पे, तो गांव घर में तो मीटर ब्याज 36,000 रुपया आपको ब्याज लग जाएगा। बैंक से भी लेते हैं तो कम से कम 12,000 रुपया साल में, भैया 15 है तो 15,000 रुपया, 15% है तो लग जाएगा। पर क्या आपको मालूम है इंश्योरेंस से अगर आप लोन लेते हैं तो जमा 10%। आज के रेट में तो सारे के सारे बैंक या वित्तीय संस्था का ब्याज रेट देख लीजिए, पर इंश्योरेंस में जो पैसा जो लोग जमा किए हुए थे इस संकट काल में इंश्योरेंस से वो पैसा निकाल करके आज के संकट के दौर में जो अपना वर्क किए उनको जमा 10% ब्याज देना पड़ रहा है। तो एक क्रेडिट फैसिलिटी भी है, चौथा फैसिलिटीज। ठीक है, मैं एक बार पॉइंट बना के लिख देता हूं कितने फैसिलिटी का सामना किए। एक तो आपका सेविंग हो जाता है, दूसरा आप क्रिटिकल इलनेस बीमार पड़ते हैं, है ना, सेविंग बचत हो जाता है। दूसरा आप बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त भी आपको उपचार के लिए पैसा दिया जाता है। नॉर्मल मृत्यु में भी आपको 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। फिर दुर्घटना में भी आपको डबल बेनिफिट है दुर्घटना में। पांचवे में आपको साख सुविधा है, लोन फैसिलिटी है, आपको जरूरत पड़ने पर आराम से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, जरूरत पूरी हो गई, फिर आप जाके वापस पैसा जमा कर सकते हैं। बीमा आपका चलता रहेगा, बीमा बंद नहीं होगा। और 6th फैसिलिटीज ये है कि बीमा का मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएं, दुर्घटना में पड़ जाएं, पैसे के लिए कोई बीमा नहीं कराता। ये तो अचानक कहीं ऐसा हो जाए तो ये बंदा जो सेविंग कर रहा था, अपने परिवार को खर्च चला रहा था, उसको दिक्कत ना हो। 16,000 में उसका परिवार चल रहा था ना, वो दिक्कत ना हो, इसीलिए बीमा होता है। इसका अर्थ नहीं है कि मान लीजिए कुछ भी नहीं होता है तो 20 बरस के बाद मैच्योरिटी में ये भी आपको सावा प्लस ब्याज जोड़ के आपको पैसा देगी। बीमा कंपनी भी आपका बीमांक रकम 10 लाख प्लस बोनस जो 10 लाख से ज्यादा, 20 वर्ष में 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से अधिक, अगर 50 रुपया भी बोनस हो तो आराम से 10 लाख से ऊपर आपको बोनस के रूप में आ जाएंगे। 20 लाख रुपया आ गया। अब वो 20 लाख रुपया कब मिलेंगे आपको? 20 वर्ष बाद। अब देखिए कितना कमा रहे थे 20,000 कमा रहे थे, ठीक है। कितना खर्च कर लिए? 16,000 खर्च करते थे और 4,000 बचा लिए। जरूरत पड़ा बीच में निकाल भी लिए, काम भी कर लिए, फिर आप बचा लिए और लास्ट में आपको 20 लाख प्लस रुपए आपको मिलते हैं। अब बताइए वो आदमी ये 20 लाख रुपए से क्या कर सकता है? अब मोटा रकम हो गया ना, कुछ भी कर सकता है। बच्चों को पढ़ा सकता है, बच्ची है तो उसकी शादी कर सकता है, बच्ची नहीं है तो एक बूढ़े साल का सहारा बन जाता है। मोटे रकम है कहीं पे भी उसको फिक्स डिपॉजिट करके उससे पर मंथ इनकम कर सकता है। पर अगर वो व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके घर पे कितना पैसा खर्च होता था? 16,000 रुपया खर्च होता था। वो कितना कमा रहा था? 20,000 कमा रहा था, 16,000 खर्च कर रहा था और कितना बचा रहा था? वो 4,000 बचा रहा था। और वो बचे हुए रकम को कहां जमा कर लिया?
बीमा कंपनी में जमा कर रहा था, और 1 साल बाद चाहे 2 साल बाद ही वो व्यक्ति की अगर दुर्घटना से मृत्यु हो गई, कल्पना करिए, ये होना नहीं चाहिए, दुखद बात है, पर होता है, होता रहता है। इसे डरने की, लजाने की, घबराने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर वो व्यक्ति दुर्घटना से मर जाता है तो उनको 20 लाख प्लस जितने दिन वो सेविंग किया है उसका बोनस उसको मिलता है। मान लीजिए 20 लाख ही रुपया उसको अगर मिल गया, ठीक है, तो उसके फैमिली इस रुपये को ले जाके मान लीजिए एनआईसी एशिया में, चाहे किसी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में या किसी भी बैंक में वो पैसा जमा कर दिया, क्योंकि वो लेडीज है, उनको नहीं मालूम बिजनेस कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं कि उस पैसे को वो कहीं पे जमा कर दिया। तो जैसे ही 20 लाख रुपया वो एफडी कर देगा, 1 साल के लिए एफडी कर देगा, तो 12% लगभग 20,000 प्रति महीना उसके खाते में आएंगे। कितना आएंगे? 20,000 रुपया। वो आदमी कितना कमा रहा था? 20,000 कमा रहा था। अब नहीं भी है तो उसके घर कितने रुपए आ रहा है? 20,000 आ रहा है। तो वो व्यक्ति है तो सब कुछ ठीक है ही है, नहीं भी है तो उसके न होने की वजह से अब क्या चांसेस था कि उसका घर परिवार भी घर जाता, पैसा कहां से आता? ये सारे रिश्ते नाते गवर्नमेंट जो भी है वो सब अच्छे समय के हैं, बुरे समय में कोई काम नहीं आता है दोस्त। तो जब बुरे समय आएंगे, बुरे दिन आएंगे, तो ये 20,000 प्रति महीना उसके घर आते रहेंगे। आदमी नहीं भी रहा तो नहीं रहा, फिर भी उसके घर 20,000 आ रहेंगे। तो जो उसका लाइफ स्टाइल था, जो वो अपना खर्च बेचारा मेंटेन कर रहा था, वो हुआ कि नहीं? हुआ ना। इसीलिए बीमा जरूरी है। हम नकारात्मक चीजों में न पड़े, इस चीज को समझें, और पहली प्रायोरिटी अपनी कमाई का कम से कम 10 से लेके, अपनी कमाई का कम से कम 10% से लेके 20% का हिस्सा जो है आप इंश्योरेंस में जमा करें। उससे ज्यादा अगर होता है तब आप किसी के बैंक में, वित्तीय संस्था में, जगह में, शेयर में लगानी करें। मैं नहीं कहता हूं आप जगह खरीद न करें, मैं नहीं कहता हूं शेयर खरीद न करें, पर देखिए इस सब में रिस्क नहीं है, रिस्क कवरेज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं होता है। बीमा बना ही है रिस्क कवरेज के लिए। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बीमा कराने से आज तक कोई बर्बाद नहीं हुआ है, पर बीमा न करने की वजह से बहुत सारे लोग, उनके फैमिली जो है रोड पे आ गए हैं। मैं खुद की बात करूं तो मैं आज से 8 साल पहले ग्रास लाइफ में 2.5 लाख का बीमा लिया। जैसे मेरा इनकम बढ़ा, मैंने सोचा 2.5 लाख का अगर हम नहीं, हमारा दुर्घटना भी हो जाता तो 5 लाख मिलेगा, तो 5 लाख से तो ये मेरा, मैं अपने इस चीज को, लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने फिर जाके नेपाल लाइफ में 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, 12.5 लाख हुआ। अगर हम नहीं रहते हैं तो 25 लाख तक रुपया आएंगे हमको, 25-30 लाख। तो मुझे लगा ये भी कम है। जैसे जैसे मेरा खर्च बढ़ते गया तो उसको मीट करने के लिए मैंने इंश्योरेंस भी लेते गया, और फिर मैंने 11 लाख का महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस में अपना इंश्योरेंस कराया। तो इस तरह से 23.5 लाख का इंश्योरेंस मैं खुद करा के मार्केट में निकलता हूं, ताकि खुदा न खास्ते कहीं दुर्भाग्य से भी अगर कुछ होता है तो हमारे फैमिलीज को आर्थिक संकट झेलना न पड़े। मैं मास्टर डिग्री करके बीमा करा सकता हूं, बीमा में सेविंग कर सकता हूं, तो मैं आपको कैसे गलत सलाह दे सकता हूं? इसीलिए बीमा के इस फायदे को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना का हो सके, जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का ही बीमा कराएं। मैं जाते जाते आपको बता दूं, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसमें बहुत कम रुपए में आपको बीमा हो जाएगा, पर
वो बीमा का पैसा, जैसे आप मोटरसाइकिल का बीमा कराते हैं, कार का बीमा कराते हैं, और कार आपका चोरी नहीं होता है, उसका दुर्घटना नुकसान नहीं होता है, तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में यही है, अगर दुर्घटना नहीं हुआ, अगर आदमी का मृत्यु नहीं हुआ, बीमार नहीं पड़ा, तो वो टर्म लाइफ का पैसा आपको नहीं मिलेगा। पर आप इंडोमेंट प्लान लेते हैं, सावधिक बीमा लेते हैं, तो आपका सेविंग का बोनस सहित आपको दिया जाएगा, और उस वक्त दिया जाएगा जब आपको पैसे की जरूरत है। तो मैं जाते जाते बता दूं कि कितने का बीमा कराना चाहिए। सिंपल, अगर आप 10,000 रुपया कराते हैं तो इसका 10% से लेके 20% तक का आप अपने कमाई का, अपना जो कमाई है उस कमाई के 10 से लेके 20% हिस्सा का आप प्रीमियम भर सकते हैं, बीमा में जमा कर सकते हैं। 10 से 20% का हिस्सा आप बीमा में जमा करेंगे, बाकी आप प्रेजेंट में खर्च करेंगे। दूसरी बात, कितने दिन के बीमा कराना चाहिए। देखिए, बीमा कराते समय आप एक बार जरूर ध्यान सुन लीजिए। आपको सोचना होगा कि इस पैसे की जरूरत अगर कुछ नहीं होता है तो कब ज्यादा जरूरत पड़ेगा। जैसे आप कोई जागीर करते हैं, आप 40 वर्ष के हो चुके हैं, आप कितने वर्ष में रिटायर होंगे? 60 वर्ष में। 60 वर्ष के बाद तो आपका कमाई नहीं होगा, तो 60 वर्ष तक तो कमा सकते हैं, तो इसीलिए 40 वर्ष के आदमी 20 वर्ष का अगर बीमा लेता है तो 60 वर्ष तक उसका प्रीमियम तीरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही वो रिटायर होगा, वो पैसा मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा, और वो रिटायरमेंट के बाद उसको देना नहीं है और बीमा से लेना है। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई आदमी का एक छोटी सी बच्ची है, एक लड़की है, तो उसका अभी जन्म हुई है, तो वो उसका जो गार्जियन है, अभिभावक है, वो 20 वर्ष का प्लान ले सकता है, क्योंकि 20 वर्ष के बाद उसको शादी ब्याह करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इधर ही पैसा प्लान लेते हैं तो पैसा इधर ही आएगा और वो खर्च हो जाएगा, और हम क्या करेंगे कि जब हमको पैसे की जरूरत है तो हम उस वक्त हम लोग उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। पर मान लीजिए किसी का एक लड़का है, वो लड़का 5 वर्ष का है, तो उस गार्जियन को 15 या 16 वर्ष का प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि 20 वर्ष के बाद, क्योंकि 15 वर्ष के बाद वो लड़का 20 वर्ष का हो जाएगा, और 20वें वर्ष में उसको उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ सकता है, और उस वक्त एक मोटे रकम की जरूरत पड़ सकता है, तो उस पैसा का वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर बीच में ही वो चल बसा, तो जो पैसा उसको मैच्योरिटी में मिलने वाला था, वो पैसा उसको यहीं पे मिल जाएगा। अंत में एक ऐसे बेनिफिट की बात मैं करने जा रहा हूं जो आप कभी इसके बारे में ख्याल भी नहीं किए होंगे। वो बेनिफिट है आत्मसंतुष्टि की बात। चलिए, हम जीवन में नेक कर्म की बात करते हैं। देखिए, पहले तो खुद की लाइफ को सुरक्षित करिए, खुद को जानिए, अपने को खुश रखिए, घर परिवार को खुश रखिए। जब खुद खुश रहेंगे, घर परिवार खुश रहेगा, तो बाहर में भी खुशियां आप बांट सकते हैं। कई लोग हैं खुद दुखी हैं, तनाव में है, घर परिवार बिखरा हुआ है, बच्चे पढ़ नहीं रहा है, और दूसरों के कल्याण की बात करते हैं। ये बहुत मजाकिया बात है, हंसी की बात है। अपने बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा है, आवारागिरी कर रहा है, और हम मंच पे जाके भाषण करते हैं, समाज का सुधार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहले आपको खुद को बदलना होगा, फिर आपसे जुड़े हुए जो परिवार में लोग हैं उनको बदलना होगा, फिर अगर आप इस स्टैंडर्ड से आगे उठते हैं तो इस समाज को भी बदल सकते हैं। तो जाते जाते मैं एक बात कहूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चर्चा हो, आपके न रहने के बाद भी चर्चा हो, तो किसका चर्चा होगा? जो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उनकी चर्चा होगी। पर वो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, आप बीमा करवा लीजिए। क्यों? हमारे सोसाइटी में मरने के बाद भी बहुत सारे रस्में हैं जो पूरा करना पड़ता है। लोगों को भोज खिलाना पड़ता है, श्राद्ध में खिलाना पड़ता है, उसमें भी खर्च होता है। तो एक तो हम नहीं रहते हैं, हम चले गए, उनका साथ छोड़ दिए। दूसरा, न रहने की वजह से कमाई खत्म हो गया,
तीसरा, उल्टे समाज को खिलाना पड़ता है, तो वो परिवार तो बुरी तरह फंस जाएगा ना आर्थिक दलदल में। पर अगर हम 10 लाख का भी बीमा करा लिए, 10 लाख का छोड़िए, 2 लाख का ही बीमा करा लिए हैं, 2 लाख का, जिसको 2 लाख का बीमा चलाने के साल में आपको 10,000 या 12,000 रुपया देने पड़ेंगे मेरा दोस्त। 2 लाख का भी बीमा करा लीजिए, जो कोई भी बीमा चला सकता है। 2 लाख का बीमा तो कोई भी चला सकता है। अरे 2 लाख का छोड़िए, 1 लाख का ही आप बीमा करा लीजिए, और यहां से चले गए तो कम से कम उसका श्राद्ध, उसका जो अंतिम संस्कार में जो पैसा लगता है, उसको परिवार को दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने की, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोग भी कहेगा कि कितना अच्छा आदमी था, जीते थे भी इतना बढ़िया से कमा रहा था, घर परिवार को चला रहा था, किसी का 1 रुपया लेता नहीं था, उधार खाता नहीं था, और सब ठीक था, चल गया फिर भी किसी पे बोझ नहीं बना। और कितनी सुकून की बात है। और कहीं काम भी करते हैं तो आपको लगेगा कि चलो भाई कोई रिस्की काम है, करते हैं, कहीं कुछ होता है तो कोई बात नहीं है, बीमा तो है। तो इसीलिए इस चीज को आप लोग जाने और जान के निर्णय, कभी भी निगेटिव में ना पड़े। बहुत सारे लोग बीमा हमको बीमा नहीं चाहिए, मरने के बाद हम देखने आएंगे, मरने के बाद पैसा मिलेगा तो उस पैसे का क्या करेंगे? तो भाई, तो काय के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना बोझ क्यों उठा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, घर क्यों बना रहे हैं, जमीन क्यों खरीद रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको तो लेके जाना नहीं है। तो इस तरह से गलत फहमी में फंस के हम लोग इंश्योरेंस नहीं लेते। तो ध्यान रहे, भविष्य में बहुत सारे रिस्क है, बहुत सारे रकम की जरूरत पड़ेगी। बीमा में थोड़ी थोड़ी रकम करके बड़ा रकम आप प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी भी, मरने की बाद भी बीमा आपका साथ देती रहेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर किसी नई टॉपिक पर और किसी जरूरत के टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।